गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले मैथमेटिकल टूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर एक मेरे पास होता है यूनिट और एक मेरे पास होता है डायमेंशन, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिट के बारे में और फिर पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। तो जब भी यूनिट एंड डायमेंशन को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है। सबसे पहली क्वांटिटी मेरे पास होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच कैन बी मेजर। जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मास। मास को हम मेजर कर सकते हैं, किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। अगर कोई डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ किस में? मीटर में कर सकता हूँ, या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। डिस्टेंस के बाद जैसे मैं अगर कंसिडर करता हूँ टाइम को, तो टाइम को मेजर कर सकता हूँ किस में? सेकंड में। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इजीली। ओके। एक मेरे पास होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर ही नहीं कर सकते उनको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मेरे पास क्या है? इमोशंस, फीलिंग्स या फिर लव। तो इस तरह की कोई और भी यहाँ पे हो सकती है, यानी कुछ इमोशंस, फीलिंग्स जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हम जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी को नहीं पढ़ते हैं हमेशा। जब भी आप 11th से लेकर 12th और जहाँ तक भी आप प्रिपरेशन करोगे कंपटीशन की, हर जगह आपको फिजिकल क्वांटिटी को ही पढ़ना है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सको, जैसे फिजिकल क्वांटिटी का एक एग्जांपल टेम्परेचर भी हो सकता है। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? बाय हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके उनको बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और जिन क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते उनको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और अपने फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया क्वांटिटी के बारे में। अच्छा, एक चीज मेरे पास आती है जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। जिसको क्या बोलते हैं हम? मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट बोलने का मतलब, देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक मेरे पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है मेरे पास? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और एक मेरे पास होती है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब अगर कोई नंबर मेरे पास है 1 2 3 4 इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। एक मेरे पास होती है यूनिट। यूनिट का मतलब अब इसकी बात करेंगे। जैसे इसको मैं मेजरमेंट को एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे आप मार्केट में गए आलू लेने के लिए, क्या लेने के लिए? आलू लेने के लिए। तो जो भी सब्जी वाला होता है या फिर जहाँ भी आप अपना ये कोई भी सामान लेने के लिए परचेज करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आप अगर डिमांड करते हो, तो जैसे अगर आपको आलू लेने, आप क्या बोलोगे सब्जी वाले से कि मुझे 7 kg या फिर 10 kg या फिर 20 kg, इस तरीके से मुझे आलू चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप देखोगे। एक तो यहाँ पे है 7 10 20, तो ये मेरे पास क्या होंगे? ये होंगे मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी मेरे पास क्या है यहाँ पे? ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं यूनिट। यानी किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक मेरे पास होती है यूनिट। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट रहे तो आप किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं खाली यहाँ पे 7 बोलूँ तब भी मैं कंसिडर नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे खाली केजी बोलूँगा तो फिर क्वांटिटी को, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं मिस आउट कर जाऊँगा, तब भी वो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिलाकर ही मैं किसी चीज़ को इजीली मेजर कर सकता हूँ। तो इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद चलते हैं कुछ यूनिट्स के बारे में। चलिए,
चलते हैं आगे, देखें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मेज़रमेंट की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मेज़रमेंट है, तो मेज़रमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मेज़रमेंट के लिए कुछ सिस्टम यहाँ पे बनाए गए हैं, कुछ सिस्टम यहाँ पे बनाए गए। तो सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ यूनिट, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, सिस्टम मेजरमेंट फॉर यूनिट, यानी यूनिट को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम यहाँ पे बनाए गए हैं। तो 3 तरह के सिस्टम मेरे पास होते हैं, 3 तरह के। सबसे पहले मेरे पास होता है CGS, उसके बाद मेरे पास होता है FPS, और थर्ड लास्ट मेरे पास होता है MKS। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS का मतलब होता है फुट पौंड सेकंड। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है जी। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पौंड सेकंड, और यहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकंड। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, अच्छा सेंटीमीटर की बात करूँ या फुट की बात करूँ या फिर मीटर की बात करूँ, तो ये सब किसको डिफाइन करते हैं, किस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखता हूँ तो सेंटीमीटर का मतलब किसको मेजर करूँगा मैं, डिस्टेंस को मेजर करूँगा। किसको मेजर करूँगा, डिस्टेंस को मेजर करूँगा। अगर यहाँ पे ग्राम, मास की बात करता हूँ, पौंड की बात करता हूँ या किलोग्राम की बात करता हूँ, तो ये किसको मेजर करेंगे, ये मेजर करेंगे मास को, ठीक है। और सेकंड की अगर बात करूंगा तो सेकंड तो तीनों केस में सेम ही है मेरे पास, तो सेकंड का मतलब टाइम को मेजर करूंगा। ये 3 चीजें होती है मेरे पास, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर डिस्टेंस, ग्राम मास, और सेकंड टाइम। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि ये वाली टर्म जो होती है, ये डिस्टेंस, मास, टाइम, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। किसको, डिस्टेंस, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है या फिर फुट पौंड सेकंड है या फिर मीटर किलोग्राम सेकंड है, इन सबको क्या बोलेंगे, ये सब मेरे पास होते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट। यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात करूं, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। फुट पौंड सेकंड की बात करूं, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। और मीटर किलोग्राम सेकंड, ये भी क्या है मेरे पास, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। तो डिस्टेंस, मास, टाइम मेरे पास हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये मेरे पास हो गया फंडामेंटल यूनिट। इसको आप नोट करो। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा आपको। फिर इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जब भी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये बात मुझे समझ आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक टर्म मेरे पास होती है ड्राइव यूनिट। क्या होती है, ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट वो होती है, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो यहाँ पे ड्राइव यूनिट या फिर ड्राइव क्वांटिटी भी हम बोल सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मेट पे आधारित हैं, एक ही फॉर्मेट पे बेस है। तो इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ओके, देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होती है ड्राइव यूनिट, क्या होती है ड्राइव क्वांटिटी, इसको समझते हैं। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड की अगर मैं यूनिट पूछूँ आपसे, तो आप मुझे बोलोगे कि सर स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यही होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो अगर कहीं पे 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से एक नई यूनिट बनती है, फिर से सुने,
अगर दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से एक नई यूनिट बनती है तो इसको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट, और ये यूनिट जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? ड्राइव क्वांटिटी। तो मीटर पर सेकंड मेरे पास हो गया ड्राइव यूनिट, और स्पीड मेरे पास हो गया ड्राइव क्वांटिटी। जैसे मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूं आपसे। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? हमें पता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी भी बड़े अच्छे से बात करेंगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी फंडामेंटल यूनिट है, और सेकंड स्क्वायर अगर होगा यहाँ पे सेकंड पावर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी ये दोनों को, ये भी फंडामेंटल यूनिट और ये भी फंडामेंटल यूनिट, तो दोनों को मिला करके एक नई यूनिट बनी है जिसको हम बोलेंगे ड्राइव यूनिट। और किस क्वांटिटी को, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो गया? ड्राइव क्वांटिटी। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्राइव यूनिट, एक्सेलरेशन मेरे पास ड्राइव क्वांटिटी। तो आई थिंक फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव यूनिट और ड्राइव क्वांटिटी, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद होता क्या है? अच्छा, ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, अभी जो मैंने आपको सिस्टम बताए थे CGS, FPS, MKS, वो सारे सिस्टम मेरे पास ओल्ड सिस्टम थे। कैसे सिस्टम थे? ओल्ड। अब प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ क्वांटिटी अब भी ऐसी हैं जिनको हम ओल्ड सिस्टम की हेल्प से मेज़र नहीं कर सकते। तो जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, वो थोड़े परेशान हो गए कि अब जो क्वांटिटी रह गई हैं उनको कैसे सिस्टम के अंदर ऐड किया जाए। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं कि आपको एंगल की यूनिट को डिफाइन करना है। अब एंगल का तो कोई भी यहाँ पे, जो मैंने ओल्ड सिस्टम में आपको लिखा, कहीं पे कोई जिक्र हो ही नहीं है एंगल के बारे में। जैसे मैं आपको बोल दूं करंट की डायमेंशन को कैसे आप डिफाइन करोगे? वो ओल्ड सिस्टम की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि फिर से हम नया सिस्टम बनाते हैं और उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी होती है सबको वहाँ पे रखेंगे और एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप, यूनिट को आप डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे नए सिस्टम को उन्होंने डिफाइन किया जिसको बोला SI सिस्टम। क्या बोला? SI सिस्टम। तो उसी सिस्टम की बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखिए ओल्ड सिस्टम में एंगल, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला SI सिस्टम। तो ये बोला क्या? SI सिस्टम। तो इस SI सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है। 7 फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे रखी गई हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिर यहाँ पे लिखते हैं सिंबल सिंबल ऑफ यूनिट, यानी किस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और जो भी उसकी यूनिट होती है, यूनिट को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को यहाँ पे लिख लेते हैं और सिंबल ऑफ यूनिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या होती है, सबसे पहली इसको लिख लेते हैं सिंबल ऑफ, हाँ, तो सबसे पहले मेरे पास होता है मास। क्या होता है? मास। मास के अगर फुल फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ क्या? किलोग्राम। इस तरीके से इसकी पूरी यूनिट होती है। और सिंबल क्या होता है रिप्रेजेंट करने का? इसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में। ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या होता है, जैसे मैं बोल दूँ आपको डिस्टेंस, या फिर सीधा हम बात कर लेते हैं लेंथ के बारे में, है ना। किसके बारे में बात कर लेते हैं? लेंथ के बारे में। तो लेंथ अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे किस में मेजर करता हूँ? उसको मीटर में मेजर करता हूँ। और रिप्रेजेंट किससे करूँगा? स्मॉल m से। थर्ड मेरे पास होता है टाइम। टाइम की यूनिट में लिखूंगा यहाँ पे सेकंड, और रिप्रेजेंट किससे करूँगा? कैपिटल S से। कैपिटल S या फिर इसको सेकंड, इस तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं। फोर्थ मेरे पास होता है टेम्परेचर।
फोर्थ मेरे पास होता है टेम्परेचर। आप देखो ओल्ड सिस्टम के अंदर अगर टेम्परेचर को मेज़र करना हो तो बाय हेल्प ऑफ ओल्ड सिस्टम आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए इस नए सिस्टम को यहाँ पे लाया गया। तो टेम्परेचर जिसका यूनिट क्या होता है केल्विन, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। देखो टेम्परेचर आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, तो अगर किसी टेम्परेचर को मुझे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि 273 से उसको ऐड करना पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 273.15 केल्विन, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन इजी कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए हम 273 ही अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया केल्विन। इसके बाद मैं बात करता हूँ करंट की यूनिट हमें पता है क्या होती है एम्पियर, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। 6 मेरे पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हो आप मोल में, और यही मेरे पास होता है यहाँ पे मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद एक लास्ट टर्म आता है जिसको बोलते हैं आप लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट मेरे पास क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कैंडिला इसकी किससे रिप्रेजेंट करेंगे सी, और यहाँ पे स्मॉल डी। तो ये मेरे पास होता है ऐसा सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा क्या, देखो ऐसे आप बना सकते हो इसको, टाइम के लिए सेकंड, और सिंबल किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको एस या फिर सेक, ऐसे भी स्मॉल में आप इसको लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखी हैं आपके ऊपर की तरफ, जैसे ये सीरियल नंबर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मास के बारे में आपने सुना है, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इसके बारे में भी आपको पता है। टेम्परेचर के बारे में भी आपने सुना होगा, करंट के बारे में भी सुना होगा। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, कार्बन के 0.012 kg में, यानी कार्बन के 0.012 kg इतने मास में जितने एटम प्रेजेंट होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है कि कार्बन के 0.012 kg में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसको डिफाइन करेंगे मोल से। और इतने एटम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इतने एटम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। किसको बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर, कार्बन के 0.012 kg में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इतने एटम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मोल से करेंगे। एक होता है मेरे पास लुमिनस इंटेंसिटी मेरे पास यूनिट होती है कैंडिला, यानी 1 सॉलिड एंगल में पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से जितना लाइट का फ्लक्स पास होगा उसको बोलेंगे लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी आगे चल करके बात करेंगे काफ़ी। तो ये 7 मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको मेजर किया गया है। तो आराम से आप इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अच्छा ये सिस्टम के बारे में हो गया थोड़ा सा कि किसी यूनिट को के लिए किस सिस्टम को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब इसके बाद एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे एक यूनिट को किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में हमें चेंज करना हो, यूनिट कन्वर्जन ये पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, कैसे करेंगे। आप बोलोगे कि सर 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5/18 कैसे है, देखो अगर 1 किलोमीटर को मैं मेज़र करता हूँ तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरे पास इतने सेकंड। तो उसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे रखते हैं तो 5/18 ही मेरे पास आता है। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि
बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो ऊपर वैल्यू आएगी छोटी और नीचे वैल्यू आएगी बड़ी। और अगर 1 मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करेंगे? क्योंकि छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं तो ऊपर वैल्यू आएगी बड़ी और नीचे वैल्यू आएगी छोटी। तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसकी बात करते हैं तो अगर 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो मैं लिखूंगा 18 इंटू, क्या बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जा रहे हैं तो ऊपर वैल्यू आएगी छोटी और नीचे वैल्यू आएगी बड़ी, ये होगा मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकंड। ये कर सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल मुझे ऐसे बोल दे कि सपोज करो ये आपको बोल दे 13 मीटर पर सेकंड। 13 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 13 यहाँ पे लिखोगे इंटू, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे तो ऊपर वैल्यू आएगी बड़ी और नीचे वैल्यू आएगी छोटी, ये लिख सकते हैं। तो 536 टाइम्स हो जाएगा और 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा 108, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल देख के आप डिफाइन करके आपको बताया कि कैसे आप यूनिट को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिट, उसके अंदर यूनिट कन्वर्जन कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसको आप नोट करो, ठीक है, मैं बताता हूँ आगे। देखो कैसे। जैसे मैं बात करता हूँ फोर्स के बारे में, किसके बारे में? फोर्स के बारे में। तो फोर्स इक्वल टू आपने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन, जबकि मैं पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत से लोग इसको न्यूटन्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं, जो कि गलत है। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज नॉट अ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वहाँ पे कंडीशन लगा करके आता है, अगर मास को हम कांस्टेंट रखेंगे तब मुझे मिलेगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं तो जनरली अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो फोर्स वहाँ पे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी किसी मोमेंटम का रेट जो होगा चेंज होने का उसको बोलेंगे हम फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये मेरे पास मास है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम यूनिट यहाँ पे लिखेंगे। तो मास यूनिट क्या होती है मेरे पास? किलोग्राम, तो ये होती है। ये ए मेरे पास क्या है? ये ए मेरे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है। तो फोर्स के लिए अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर, और सेकंड को अगर मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ तो सेकंड पावर माइनस, ये होता है किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। इसको क्या बोलेंगे? ये मेरे पास होती है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको कई बार हम बोल देते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ये हो जाता है न्यूटन। फोर्स इक्वल टू केजी मीटर सेकंड पावर -2, ये होती है एसआई यूनिट और इसको बोल देते हैं हम न्यूटन, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आपसे बोल दूं कि एसआई यूनिट कन्वर्ट करो किसमें? सीजीएस में। सीजीएस यूनिट, ऐसे यूनिट को किस में कन्वर्ट करो? सीजीएस में। तो कैसे करेंगे? देखो ये एसआई में मेरे पास क्या था? किलोग्राम मीटर सेकंड -2, इसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होता है सीजीएस का फुल फॉर्म। अच्छा, किलोग्राम को अगर ग्राम में करूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा 1000 ग्राम, ये लिखूंगा यहाँ पे। मीटर को अगर सेंटीमीटर में करूँगा यहाँ पे लिखूंगा 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो एज इट इज ही रहता है। किसी भी आप फॉर्मेट में बात करें, किसी भी सिस्टम में बात करें, टाइम तो हमेशा सेकंड में मेजर होगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं, ये मेरे पास होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। तो यहाँ से मैं दोनों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू डाइन। ये क्या है मेरे पास? अगर ऐसा यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो ये रिलेशन मेरे पास आता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। जैसे ये तो मैंने फोर्स के बारे में बताया, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ वर्क की, किसकी बात करता हूँ? वर्क की। वर्क मेरे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट डिफाइन करना चाहूँ, वर्क की ऐसा यूनिट डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? देखो फोर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स के लिए मैंने लिखा है ये केजी मीटर सेकंड -2,
और ये डिस्प्लेसमेंट मुझे लेंथ और डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है कुछ, तो इसको मैं लिखूंगा सिंपल मीटर। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, ऐसा यूनिट, तो ये होगी kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं बोलता हूँ क्या, यही यूनिट मेरे पास होती है जूल। क्या होती है? जूल। यानी वर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, या फिर इसी को बोल देते हैं जूल। अब सेम कहानी जैसे मैंने यहाँ पे बताई थी कि किसी ऐसा यूनिट को आप मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। तो 1 किलो का सीजीएस में करूँगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। और इंटू सेकेंड -2, क्योंकि हमें पता है जो टाइम होता है वो तो सेम ही रहता है किसी भी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इक्वल टू 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 ये ऐसे यूनिट होती है जूल में, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 ये मेरे पास होता है अर्ग। ठीक है, ये एक बात हो गई। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो जैसे न्यूटन एक फोर्स की यूनिट होती है, वैसे डाइन भी होती है। जैसे जूल यहाँ पे वर्क की यूनिट होती है, वैसे ही मेरे पास सीजीएस यूनिट भी मेरे पास होती है वर्क की, जिसको बोलता हूँ मैं अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आई होप नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा सबने? ठीक है। जैसे एक यूनिट कन्वर्जन मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम डेंसिटी। जिसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है मेरे पास? डेंसिटी। डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है मेरे पास रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। तो डेंसिटी मेरे पास क्या होती है? ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डेंसिटी को कई बार हम समझ नहीं पाते, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक मेरे पास कंटेनर है, यहाँ पे सपोज करो 10 मॉलिक्यूल है मेरे पास, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 मॉलिक्यूल है। इसका कुछ वॉल्यूम होगा और इन मॉलिक्यूल्स का कुछ मास भी होगा। अब इस कंटेनर को सपोज करो मैं छोटा कर देता हूँ, इतना सा कर देता हूँ। सपोज करो मैंने इस कंटेनर को छोटा सा कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं कंटेनर को छोटा करूंगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के या जो भी पार्टिकल होंगे वो थोड़े पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही पास आएंगे थोड़े से डेंस हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मैं इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, और मास तो मेरे पास सेम ही है, मास तो मेरे पास सेम है, यहाँ भी 10 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो मैंने छोटा कर दिया। तो वॉल्यूम अगर मैं छोटा कर देता हूँ तो कहने का मतलब कि वॉल्यूम अगर कम करूँगा तो डेंसिटी मेरे पास बढ़ जाएगी। यही रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। मास तो सेम है, अगर वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पे कम किया तो मॉलिक्यूल पास आ गए तो डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये होता है डेंसिटी का मतलब। खैर चलिए, ये तो इसकी बात हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट को डिफाइन करना चाहूँ, यानी SI यूनिट, मैं आपसे पूछूँ डेंसिटी की कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर मास के लिए आप लिख सकते हो kg, देखो, और वॉल्यूम के क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। तो यानी kg पर मीटर क्यूब, ये होती है यूनिट। यानी यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो kg मीटर पावर -3, ये ऐसा यूनिट होती है मेरे पास डेंसिटी की। अब अगर यहाँ पे कोई मुझसे पूछे कि CGS क्या होती है, CGS यूनिट, तो CGS के लिए क्या करेंगे? किलोग्राम मीटर पावर -3। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको CGS में देखना है तो किलोग्राम कितना होगा? 1000 ग्राम, और ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 10 की पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे CGS 10 की पावर -3 सेंटीमीटर, 10 की पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। ये मेरे पास CGS यूनिट हो जाएगी डेंसिटी के लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए SI यूनिट और CGS को डिफाइन कर सकते हैं। ये डेंसिटी और SI में, और ये मेरे पास CGS में। ये तो बात होगी यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अच्छा, इसके बाद कुछ स्पेशल यूनिट भी हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ, वो आपको याद होना चाहिए।
स्पेशल यूनिट। जैसे 1 पौंड या फिर इसको क्या बोलते हैं, एलबी से भी डिफाइन करते हैं। ये मेरे पास होता है 453.26 ग्राम। कितना होता है? 453.26 ग्राम। जैसे 1 क्विंटल कितने केजी के इक्वल होता है? ये होता है 100 केजी के इक्वल। 1 टन ये कितने केजी के इक्वल होता है? 1000 केजी के इक्वल होता है। ये हमें पता है। 1 फीट इक्वल टू कितने इंच के? 12 इंच। 1 फीट इक्वल टू कितना होता है? ये होता है मेरे पास 12 इंच। या फिर इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में भी 13.28 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट इतना भी कई बार इसको डिफाइन करते हैं कि 30.28 सेंटीमीटर। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच इक्वल टू 13.28 सेंटीमीटर। एक मेरे पास होता है 1 यार्ड। 1 यार्ड होता है 0.914 मीटर। कितना होता है 1 यार्ड इक्वल टू? 0.914 मीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए। पौंड, क्विंटल, पाउंड में 453.26 ग्राम, क्विंटल, टन, फिट 12 इंच, 13.28 सेंटीमीटर, 1 यार्ड इक्वल टू 0.914। इसको आप नोट करो। फिर मैं 2-4 आपको और भी स्पेशल यूनिट है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। जैसे यहाँ तक हम लिख चुके हैं 1 यार्ड। अच्छा 1 2 देखो ये आपने नोट कर लिया होगा इधर। ये हो गया मेरे पास। या फिर आप हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख सकते, जैसे 1 यार्ड है मेरे पास 0.94 मीटर। देखो 1 यार्ड आप मेज़र कहाँ पे करोगे? जो भी आप अगर कपड़े कहीं पे सिलाने के लिए जाते हो, बनवाने के लिए जाते हो, तो जो टेलर होता है वो किसी भी क्लॉथ का जो मेजरमेंट करता है वो किस में करता है? यार्ड में। या जहाँ पे भी क्लॉथ बनते हैं तो वहाँ पे यार्ड में इसको मेज़र करते हैं 0.914 मीटर। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि 1 मील इक्वल टू कितना? ये होता है 1.6 किलोमीटर। ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1 मील इक्वल टू कितना किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर। ये एक बात होगी। अच्छा इसके बाद मेरे पास होता है 1 फुट लॉन्ग। क्या होता है? 1 फुट लॉन्ग। ये अप्रोक्सीमेट होता है 201.16 मीटर। 1 फुट लॉन्ग कितना होता है? 201.16 मीटर। जहाँ पे भी राइडर्स जो होते हैं, यानी जो हॉर्स वगैरह की रेस करते हैं, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर होता है फुट लॉन्ग में होता है 201.16 मीटर। अप्रोक्सीमेट इतना होता है। ठीक है। इसके बाद एक मेरे पास आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना आता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होता है 1.01 10 की पावर 11 मीटर। ये क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो यूनिट होती है एक अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है। एक सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये दूरी बहुत बड़ी होती है, इसको सिंपल मीटर किलोमीटर में डिफाइन करना टफ है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 1.01 10 की पावर 11 मीटर अगर होगा उसको हम सिंपल डिफाइन कर देंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हेल्प से। अच्छा एक मेरे पास डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर। ये कितना होता है? ये होता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर। देखो कई बार लाइट ईयर सोच के लोग ये सोच लेते हैं कि इसका जो यूनिट है वो टाइम के लिए डिफाइंड है, लेकिन लाइट ईयर टाइम के लिए डिफाइंड नहीं होता, इसके लिए होता है मीटर। अब 1 लाइट ईयर क्या है? कि लाइट की जो लाइट होती है 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एक लाइट 1 ईयर में यानी 1 साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको बोल देंगे 1 लाइट ईयर। जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है, जैसे एक यूनिवर्स से किसी दूसरे यूनिवर्स, जिसको लोग मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अगर मेजर करनी है, या फिर गैलेक्सी के बाहर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, इस यूनिवर्स को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व करने के लिए जैसे एक स्टार से दूसरे स्टार, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस, तो वो सब मेजर होता है किसमें? 1 लाइट ईयर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो वहाँ पे किलोमीटर, मीटर या एस्ट्रोनॉमिकल भी फेल हो जाता है। वहाँ पे हम हर चीज़ को मेजर करते हैं लाइट ईयर में। ठीक है। तो 1 लाइट ईयर 9.46 10 की पावर 15 मीटर फुल लॉन्ग, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल मैंने आपको लिखा दिया। इसके बाद एक मेरे पास होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मेरे पास होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये भी आप याद रखें। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। एक मेरे पास होता है 1 फर्मी। देखो फर्मी भी एक डिस्टेंस का ही यूनिट होता है। ये सारे यूनिट मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया मास के बारे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ से डिस्टेंस यार्ड, मील, फुल लॉन्ग, लाइट ईयर, और यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम और 1 फर्मी। 1 फर्मी मेरे पास होता है 10 की पावर -15 मीटर।
तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है जी। 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो ये कुछ स्पेशल यूनिट होती हैं जो आपकी यूज़ होती हैं यूनिट कन्वर्जन में। तो ये आपके पास एक पार्ट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे तो यूनिट का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, जहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन किसको बोलते हैं, तो अलग अलग फॉर्मूला के बेस पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पूछते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।